गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनोद आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है ऑफ़र या प्रपोज़ल। ऑफ़र या प्रपोज़ल किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और बड़ा ही ये सिंपल टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। और आजकल क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी किस प्रकार की डेफिनेशन दे रखी है और इसमें कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके साथ हम आज चर्चा भी करेंगे। थोड़ा बहुत जो भी है नॉलेज उसके बारे में हम शेयर एक दूसरे से बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करूंगा कि ऑफर किसे कहते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, इसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन क्या कहती है, when one person signify to another person his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain of assent of the other person। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने अथवा कार्य को ना करने या विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट करता है और इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर अपनी सहमति प्रदान करे, तो इसको हम कहते हैं ऑफर। किसी कार्य को करने अथवा ना करने के संबंध में एक व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है और इ, इ, इस इसके पीछे उसका उद्देश्य होता है कि दूसरे व्यक्ति की उसने सहमति प्राप्त करनी होती है, तो इसको हम कहते हैं ऑफर। तो इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होती है आपकी ये प्रोमीजर होता है और दूसरा होता है उसमें प्रोमिजी। तो प्रोमीजर कौन होता है, प्रोमीजर वह व्यक्ति होता है जो प्रपोजल को बनाता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमीजर। और दूसरा प्रोमिजी होता है, प्रोमिजी वह व्यक्ति होता है जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजी। तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं प्रोमिजी। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ विशेषताएं निकलती हैं। वो विशेषताएं हमारी ये हैं, एसेंशियल कुछ हैं, वो ये है। सबसे पहले तो एसेंशियल ये है कि इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस। ये अपनी इच्छा को जाहिर करने का एक तरीका है। इसमें अपनी इच्छा को एक्सप्रेस किया जाता है। टू डू, उसमें एक्सप्रेस क्या करेगा, किसी कार्य को करने की इच्छा होगी अथवा और टू अब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ ना करने की या उससे अब्सेंट रहने की इच्छा होगी। और ये इच्छा, उसके बाद ये इच्छा, इस इच्छा के साथ में क्या होगा, इट मस्ट बी टू अनदर पर्सन। ये जो कम्युनिकेट किया जाएगा ये दूसरे व्यक्ति के साथ जरूर ये कम्युनिकेट किया, खुद से ही खुद की इच्छा खुद से ही नहीं करते रहना है, दूसरे के साथ इसका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी डन विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि दूसरे व्यक्ति की हमने उसके ऊपर सहमति प्राप्त करनी होती है। और उसके बाद होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर शुड बी लीगल वन। जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका ऑफर का वो लीगल होना चाहिए आपका, तभी ये आपका ऑफर जो है वो बाद में जा कर के कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। इसके साथ में कुछ और भी इसकी ये डेफिनेशन हैं, सॉरी ये विशेषताएं हैं, वो ये हैं कि इसमें दो पार्टी होनी चाहिए, एक प्रोमीजर दूसरा प्रोमिजी। एक प्रपोजल को रखने वाला तो दूसरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला। दूसरी बात, द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये जो प्रपोजल है ये कम्युनिकेट होना चाहिए टू द ऑफरी। ऑफरी के साथ इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑफरर से ये जाना चाहिए ऑफररी के पास। ये नहीं कि
ये जो प्रपोजल होती है प्रोमीजर से प्रोमीजी के पास चली जानी चाहिए। कम्युनिकेशन होना इसका बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन में बिलिंगनेस होनी चाहिए। ऑफरर की बिलिंगनेस, ऑफरर होता है प्रपोजल रखने वाला व्यक्ति, प्रपोजल ये ऑफरर की इच्छा उसमें प्रकट होनी चाहिए, अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखे। मेयर टेलिंग द प्लान इज नॉट ए ऑफर। मेयर टेलिंग का मतलब होता है कि अपने दिमाग में अगर आप सोच लो कोई बात और उसकी योजना बना लो, तो उसको हम एक्सप्रेस नहीं किया हमने किसी के साथ, तो दूसरे व्यक्ति को शेयर कर जब हम कर देते हैं तो वह होती है आपकी बिलिंगनेस, और जो कि आपने शेयर कर दी तो वह बन जाती है आपकी फिर ऑफर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू obtain द असेंट ऑफ द ऑफरी। इसमें ऑफररी की हमने असेंट लेनी होती है, जो जिसके समक्ष हमने प्रस्ताव रखा है उसकी हमने सहमति लेनी होती है। तो ये इसमें इच्छा समझ लो, या इसका मेन उद्देश्य है कि इन्होंने उसके ऊपर सहमति प्राप्त करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इज स्टेटमेंट मेड जॉगिंग डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। इसमें कोई आप जोक वगैरह करें तो वह उसको हम ऑफर में नहीं लेते हैं। ऑफर में किसी किसी को साथ हम अगर मान लो कोई हंसी मजाक में कोई बात करते हैं तो उसको हम ऑफर नहीं मानते हैं, वो ऑफर नहीं उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ऑफर में इन्वॉल्व ए पॉजिटिव एक्ट और abstinence बाई द ऑफरी। ये जो आपका आपके समक्ष जिसने प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव रिएक्ट भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं उसके प्रति। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेयर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। मेयर एक्सप्रेशन कि अपने दिमाग में ही आप सोच लोगे ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर, बे कि आपका ऑफर हो गया। अगर आपने खुद ही कोई प्लान की, आप अपने दिमाग में कोई आपकी इच्छा है और उसको एक्सप्रेस नहीं किया और आपने ये सोच लिया कि ये मेरा ऑफर हो गया, तो उसको हम ऑफर नहीं मानते। तो ऑफर होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मेयर एक्सप्रेशन जो है वो उसको नहीं माना जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति के दिमाग में है कि ये मैंने इस व्यक्ति से ये काम करवाना है, उसने ये सोचा कि ये मैंने इस व्यक्ति से काम करवाना है। अगर उससे ये काम करवाना है तो उससे बात करनी पड़ेगी उसको कि आप ये काम करोगे, परंतु वह ये बात नहीं रखता है, अपने दिमाग में सोच लेता है कि वह ये काम कर देगा। तो वह मेयर आपकी एक्सप्रेशन हुआ, परंतु वह ऑफर नहीं बना। आपने दिमाग में सोच लिया लेकिन वो ऑफर नहीं बना आपका। अब बात करते हैं आपके ऑफर कितनी प्रकार के होते हैं। तो जनरली ऑफर ये 3 प्रकार से होते हैं मेनली। एक ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग, बनाने के आधार के ऊपर। तो ऑफर 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के आधार के ऊपर और दूसरा इम्प्लाइड। एक आपका ऑफर जो है वो एक्सप्रेस ऑफर होता है, दूसरा आपका इम्प्लाइड ऑफर होता है। तो जो एक्सप्रेस ऑफर होता है वह होता है आपका रिटन। ये जो आपका एक्सप्रेस ऑफर होता है ये होता है रिटन में, ये आपका होता है रिटन में। तो जब आपका कोई ऑफर रिटन में है, वर्ड में है, आपने लिखा हुआ है, कुछ शब्दों में है लिखा हुआ,
तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। और जब कोई आपके पास ऑफर रिटन में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे implied offer. When offer is not expressed in word, what is implied from the conduct of the parties or from the circumstances of the case, it is an implied offer. तो आपने सिंपल छोटी सी बात याद रखनी है कि जब आपके पास कोई ऑफर रिटन में है, इन वर्ड है, तो वो है आपका एक्सप्रेस ऑफर। और अगर आपके पास कोई ऑफर रिटन में नहीं है, वर्ड में नहीं है, केवल आपसी समझ के ऊपर ही है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लॉइड ऑफर। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरीज। तो ये दो प्रकार का होता है। ऑफरीज होते हैं हमारे ये जो प्रोमिजी होते हैं, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये हमारे होते हैं, ये भी हम दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस के आधार के ऊपर भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है जनरल। अगर हम कोई ये ऑफर कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ, स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ, अगर उसके समक्ष हम कोई प्रस्ताव रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस भी वही व्यक्ति दे सकता है, कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक ऑफर। जब हम कोई ऑफर स्पेसिफाई व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, किसी एक व्यक्ति के समक्ष रखते हैं, तो वह व्यक्ति ही उसके ऊपर अपनी सहमति प्रकट करेगा। तो इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक ऑफर। और दूसरा होता है आपका जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वह ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के समक्ष नहीं रखा जाता है, बल्कि आम जनता के समक्ष रख दिया जाता है। इन जनरल रख दिया जाता है, इन पब्लिक, इन लार्ज रख दिया जाता है, पब्लिक जनता के समक्ष रख लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अपनी असेंट दे सकता है। तो स्पेसिफिक में केवल वही व्यक्ति उसके ऊपर अपनी असेंट देगा जिसके समक्ष रखा हुआ है। जनरल में कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर अपनी असेंट दे सकता है, अपनी सहमति दे सकता है। तो ये जनरल आपका ये ऑफर, इसको जनरल ऑफर कहते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर। ऑफर के नेचर के आधार के ऊपर भी कई प्रकार के होते हैं। तो जनरली इसको डिवाइड किया गया है तीन प्रकार से। एक है क्रॉस ऑफर, दूसरा काउंटर ऑफर, तीसरा है स्टैंडिंग ऑफर। तो बात करते हैं क्रॉस ऑफर की। तो क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफर मेड बाय टू पर्सन टू ईच अदर containing similar terms of bargaining cross each other। तो ये जो क्रॉस ऑफर होता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप मुझे 5 क्विंटल गेहूं इस रेट के ऊपर दे दो। जो भी रेट वो बताता है कि इस रेट के ऊपर मुझे 5 क्विंटल गेहूं दे दो, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है ठीक है, मैं आपको ये दे देता हूँ और आप मुझे जो है वो उसके बदले में 3 क्विंटल 3 क्विंटल या सॉरी उसके बदले में 5 क्विंटल के बदले, गेहूं के बदले में आप मुझे 8 क्विंटल जो है वो चावल दे दो, और उसका रेट भी बता देता है। तो इसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर। एक ने भी रखा है, दूसरे ने भी रख दिया, तो इसको बोल दिया जाता है क्रॉस ऑफर। सेम अमाउंट का उनकी वेटेज आ जाएगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति कहता है कि आप मुझे
अपनी कार दे दो, और दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है आप मेरी कार ले लो और आप अपनी कार जो है वो मुझे दे दो। तो ये इस तरीके का ये होता है क्रॉस ऑफर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जिसमें पहले जो ऑफर रखा गया होता है वह खत्म हो जाता है, एक नया ऑफर जो है उसमें बन जाता है। तो पुराना ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, टोटल लैप्स हो जाता है। तो जैसे मान लो काउंटर ऑफर में एक व्यक्ति कहता है कि मैं ये वस्तु 100 रुपये में बेचूंगा, तो दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपकी ये वस्तु 80 रुपये में खरीदूंगा। तो एक व्यक्ति ने वस्तु को बेचने का प्रस्ताव रखा 100 रुपये का कि मैं ये वस्तु 100 रुपये में बेचूंगा, लेकिन खरीदने वाले ने बोला कि मैं आपकी वस्तु जो है वो 80 रुपये में खरीदूंगा। तो ये हो गया आपका काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर भी नहीं हुआ, ये हो गया काउंटर ऑफर। तो अब बात अगर इन दोनों में तय हो जाती है, क्योंकि पहले ऑफर आया था 100 रुपये का, तो फिर 100 रुपये का ऑफर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, उसने कहा कि मैं 80 रुपये में खरीदूंगा। तो ये हो गया काउंटर ऑफर, दोबारा से ऑफर आ गया, इसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। अब ए यदि चाहे तो वह 80 रुपये में दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, अगर ना चाहे तो ना उसको बेचे। और अगर ये फिर ये कह देता है कि नहीं ठीक है मैं आपको ये 80 रुपये में तो नहीं दूंगा, 85 रुपये में बेच देता हूँ, तो फिर भी ये देखेगा कि मैं 85 रुपये में खरीद सकता हूँ कि नहीं। तो वो जो पीछे वाला उसका ऑफर था 80 रुपये वाला, वो उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये काउंटर ऑफर होते हैं जो आगे से आगे बन जाते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग ऑफर किसे कहते हैं, ये तीसरा ऑफर है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। खुला ऑफर कहते हैं इसको कंटिन्यू ऑफर कहते हैं। तो ये किसे कहा जाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने अब न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है अपने घर में, तो उसने न्यूज़पेपर वाली एजेंसी को कह दिया कि आप ने मुझे 1 साल के लिए मुझे जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो देने हैं। तो उसने 1 साल के लिए वो न्यूज़पेपर लगवा लिए। तो ये हो गया उसका स्टैंडिंग ऑफर, सीधा ही कि मैं उसने ये ऑफर दिया कि मुझे 1 साल के लिए आप जो है वो अपने न्यूज़पेपर जो है वो मुझे बेच दो या दीजिएगा। तो ये हो गया उसका खुला ऑफर। अब उसको हर दिन जो है वो सप्लाई आ जाएगी आराम से, जैसे जैसे उसका ऑफर है वो अगर एक्सेप्ट कर लेती है एजेंसी तो उसको वो मिल जाएगा न्यूज़पेपर। तो ये होते हैं खुले ऑफर, इनको ये एक्सेप्ट किया जाएगा एजेंसी के द्वारा। अगर एजेंसी एक्सेप्ट कर लेती है देन वो एक्सेप्टेंस हो जाती है और उसी अकॉर्डिंगली उनको जो है वो न्यूज़पेपर उसको मिलते रहेंगे। सो ये थे आपके कुछ ऑफर कितने प्रकार के, तो जनरली ये आप ध्यान रखना कि ये 7 प्रकार के हैं। इसके साथ में एक दो बातें और भी आएंगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आएगा अभी आपके पास, ये इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ये एरो बीच में लगाए हुए हैं। ऑफर से पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर बाद में होता है, ऑफर से भी पहले बनता है इनविटेशन टू ऑफर। पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, फिर बन जाता है वो ऑफर, फिर ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है देन एक्सेप्टेंस हो जाती है उसकी। तो ये इनविटेशन टू ऑफर किसे कहते हैं। सो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ इनविटेशन टू ऑफर। तो किसको हम इनविटेशन कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। तो
इनविटेशन टू ऑफर, जैसे मान लो एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर एक प्राइस लिस्ट लगा देता है, वस्तुओं की एक प्राइस लिस्ट लगा देता है कि ये वस्तु इतने इतने रुपए की है, एक प्राइस लिस्ट लगा देता है। तो जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो उस प्राइस की लिस्ट को पढ़ते हैं। अगर उनको वो प्राइस ठीक लगता है तो वे वहाँ से वो माल खरीद लेंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो वो जो प्राइस की लिस्ट लगाई थी दुकानदार ने, वो ऑफर नहीं था, वो था कि कस्टमर को इनवाइट करने का एक तरीका, कि यदि कस्टमर बिलिंग है, उसकी उतनी इच्छा है कि उस प्राइस में वो माल खरीद सकता है, देन ऑफर करे, अदरवाइज वो नहीं आएगा फिर। तो वो है एक इनविटेशन, ठीक है। तो अगर वो उसको लगता है कि ठीक है, मैं ये माल खरीद सकता हूँ, इतने रेट का खरीद सकता हूँ, ये इतने मेरे पास पैसे हैं, देन वो ऑफ़र करेगा, देन फिर ऑफ़र करेगा, देन फिर आगे उसका वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उनका। तो ये होता है आपका इनविटेशन। ये इनविटेशन नहीं होता है कि जैसे अगर किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना है और वह एक इनविटेशन लिखता है कि मैं ये ओपनिंग करने जा रहा हूँ इस दिन, तो आप सारे आमंत्रित हैं, ये इसको इनविटेशन मैंने इसको आगे ऑफर में नहीं बदला जाता है। ये अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो इनविटेशन होता है जैसे हमारी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होते हैं, कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी कर देती है पहले, और प्रॉस्पेक्टस में उसने सारी की सारी जानकारी दे रखी होती है कंपनी से संबंधित, और उसने कौन से शेयर बेचने हैं, कितने रुपए का शेयर बेचना है, कितने डिवेंचर उसने बेचने हैं, कितने रुपए का एक डिवेंचर होगा, वो सारी बातें। तो अगर वो सबको, जिन्होंने वो प्रॉस्पेक्टस लिया होता है, अगर उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और इसका जो प्रोटोकॉल है वो भी सारे का सारा ठीक है, तो वह उस कंपनी में के शेयर खरीद लेंगे या डिवेंचर खरीद लेंगे। तो वे बाद में करते हैं फिर ऑफर। तो कंपनी ने तो इनवाइट किया होता है, प्रॉस्पेक्टस दे करके जनता को इनवाइट किया होता है, आमंत्रित किया होता है, और फिर जनता जो है वो ऑफर करती है फिर कि इतने शेयर दे दो जी, इतने शेयर दे दो। फिर वो कंपनी वाले एक्सेप्ट करते हैं बाद में, तो बाद में फिर बन जाता है वो एग्रीमेंट, और फिर बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। बाकी इसी में एक दो केसेस भी हैं। केसेस का है कि आपको, एक तो है इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट मैं एक है कि ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड या कम्युनिकेटेड। ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात ये आपको की थी कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इससे सेकंड पॉइंट में मैंने बात की थी कि इसका कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एक 1913 में एक केस आया था लालमन शुक्ला वर्सी गौरी दत्त का। लालमन शुक्ला वर्सी गौरी दत्त का, ये लालमन जो है वो गौरी दत्त के पास काम करता था, मुनीम था ये। तो द डिपोनेंट नेफ्यू हैविंग सेंट टू फाइंड आउट हिज लेटर ऑन द, लालमन गौरी दत्त का ये केस था, लालमन शुक्ला वर्सी गौरी दत्त का। तो इस केस में उसने गौरी दत्त को, ये कमेंट, ये लालमन वर्सी गौरी दत्त का, हाँ, ये उसने बाद में, उसका भतीजा जो है वो गुम हो गया था। लालमन वर्सी गौरी दत्त का जो केस है, उस केस में क्या था कि लालमन जो है वो गौरी दत्त के पास काम करता था, और गौरी दत्त का भतीजा जो है वो गुम हो गया था।
और उसने उसको खोजने के लिए ये लालवन को भेजा। लालवन उसको ढूंढने के लिए चला गया और बाद में उसके जाने के बाद में गौरी दत्त ने एक न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट की कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 501 रुपये का इनाम दूंगा। परंतु गौरी दत्त को इस इनाम का कोई पता नहीं था, क्योंकि गौरी दत्त के साथ ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया था। उसको सीधा ही बोला था कि आप मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाओ। वह ढूंढने के लिए चला गया था। उसके बाद में उसने ये ऑफर निकाला था आम पब्लिक को। तो गौरी दत्त को लालमन को उसका भतीजा जो है वो मिल जाता है और वह उसको लेकर के आ जाता है घर में। और बाद में उसको पता चलता है कि गौरी दत्त ने 501 रुपये का इनाम भी रखा था। तो उसने इनाम को लेने के लिए कोर्ट में केस किया कि मुझे 501 रुपये का इनाम दिया जाए। मैंने उनका भतीजा जो है वो खोजा है, मुझे वो मिला है और मैंने उस भतीजे को उनको दिया भी है ला करके। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपको इस बात का पता नहीं था, आपके साथ ऐसा कोई ऑफर नहीं किया गया था। ऑफर बाद में किया गया था, आम पब्लिक के साथ किया गया था। कोई भी अगर उसको ढूंढ कर लाए तो उसको वह 501 रुपये का इनाम देगा, परंतु आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए आपको जो है ये 501 रुपया जो है वो नहीं मिलेगा। सो ये 501 रुपया जो है वो उसको नहीं मिला था। तो ये केस था गौरी दत्त लालमन शुक्लावंशी गौरी दत्त का। और इसी तरीके से एक हमारे पास केस है, उस केस का नाम है कार्बोलिक, मेरे ख्याल से स्मोक वाल कंपनी है एक मिनट वो मैं आपको होल्ड करना ज़रा 1 मिनट के लिए, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, या आप अपनी बुक्स में देखना। वो एक कार्लिल बर्सी कार्बोलिक स्मोक पाल कंपनी का केस है होगा। ये 1893 में ये केस हुआ था और ये जनरल पब्लिक को दे रखा था नोटिस। कार्लिल बर्सी कार्बोलिक स्मोक पाल कंपनी, उसमें ये दे रखा था। ये जो एक कंपनी थी कार्लिल कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी, ये जो कंपनी थी इसने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकाली थी कि हमारी एक कंपनी के द्वारा जो बनाई गई दवाई है उससे किसी को भी इन्फ्लुएंजा जो है वो फिर इन्फ्लुएंजा अगर किसी को है तो वह ठीक हो जाएगा और उसके बाद उसको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने ये निकाला था। और अगर किसी को कोई वो कोई व्यक्ति अगर उसे ठीक नहीं होता है, उसका इन्फ्लुएंजा जो है वो ठीक नहीं होता है, तो कंपनी उसको 100 पाउंड जो है वो देगी। तो मिसिज कार्लिल ने एज पर डायरेक्शन जो डायरेक्शन दे रखी थी उस कंपनी ने, तो मिसिज कार्लिल ने उनकी डायरेक्शन के अनुसार वो दवाई वगैरह ली। जैसे जैसे कार्लिल स्मोक वाली कंपनी ने कह रखा था वैसे वैसे उसने दवाई ली, लेकिन उसका इन्फ्लुएंजा जो है वो ठीक नहीं हुआ। और उसने फिर बाद में केस किया कंपनी के ऊपर कि इनकी दवाई ठीक नहीं है और इससे ये नहीं ठीक हुआ। तो फिर क्योंकि ये एक आम पब्लिक को नोटिस था कार्लिल वर्सेस स्मोकपाल कंपनी की तरफ से, तो वो किसी को भी अगर ऐसा रहता है तो कोई भी उसके ऊपर अपनी असेंट दे सकता था और एग्रीमेंट कर सकता था। तो वह ठीक नहीं हुई, उसने केस किया
कंपनी के ऊपर, तो कार्बोलिक स्मोक वाली कंपनी को उसको फिर 100 पाउंड रुपया हर्जाने में देना पड़ा। तो ये कार्लिल वर्सी कार्बोलिक स्मोक वाली कंपनी का एक केस, जो कि ये आपका जनरल ऑन द बेसिस ऑफ जो ऑफर ही है, एक स्पेसिफिक एक जनरल, तो जनरल पब्लिक को उसने ये ऑफ़र किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है हमारी दवाई का इस्तेमाल करेगा तो उसके सारे ठीक होंगे, और अगर कोई नहीं होता है तो हम उसको 100 पाउंड रुपये देंगे। तो अगर कोई नहीं हुआ तो जनरल पब्लिक को था, तो कार्लिल स्मोक वाल ये जो कार्लिल थी, इसने स्मोक वाल कंपनी के ऊपर फिर केस किया कि मैं इससे ठीक नहीं हुई हूँ, तो उसको फिर 100 पाउंड रुपया जो वो मिला भी था हर्जाने में। तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है, तैयार करना है। सो इतना तैयार करिए। यही था आपका प्रपोजल किसे कहते हैं, इसके मेन एलिमेंट क्या हैं, मेन तत्व क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने टाइप कितने प्रकार का ऑफ़र होता है, तो जनरली 7 प्रकार का होता है, और एक इनविटेशन जो है वो अलग से होता है। जैसे बस लेनी हो हमने, तो बस में एक आगे उन्होंने बोर्ड लगाया होता है कि ये बस कहाँ जा रही है, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है या कहाँ जा रही है, वो बोर्ड लगा होता है। तो बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जब चली होती है बस तो बस के उस बोर्ड को देख करके ये सवारी देख लेती है कि मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है। देन ऑफ़र किया जाता है, ठीक है, ये मैंने जाना है, हाथ आगे कर दिया जाता है कि रुको मैंने भी जाना है, वो ऑफ़र कर देता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये इनविटेशन होता है। तो इसको तैयार करिएगा। लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।